हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीक्षा शाला। आज हम बात करेंगे जो कि हमारे इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हमारे डेमो टीचिंग के 30 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हमारे हाथ में है। वैसे इंट्रोडक्शन वहाँ पे जो परमानेंट, अभी तो कॉन्ट्रेक्चुअल में उतना टाइम नहीं दे रहे थे प्रॉपर, तो हर जगह पे हर इंसान से इंट्रोडक्शन नहीं पूछ रहे थे। लेकिन मेन इंटरव्यू में ज़रूर है कि इंट्रोडक्शन ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि अपने इंट्रोडक्शन से ही आपका मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी इंग्लिश कैसी है और आप कितना क्रिस्प और कंसाइज वे में उनको बता देते हो, ये सारी चीज़ें वो आपके इंट्रोडक्शन से ही चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अगर मतलब इंट्रोडक्शन आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे दे, तो आप एक बार अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग करके देखें कि हाँ। और बहुत लंबा आपका इंट्रोडक्शन नहीं जाना चाहिए कि आपके 3-4 मिनट तक आप इंट्रोडक्शन ही देते रहे। कुछ लोगों के बहुत होते हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा कैरिकुलर बहुत सारी करी होती है, तो उनको ये लगता है कि हम सारा बता दें। आप सारा बताइए, लेकिन टाइम कम लेते हुए 1 से 1.5 मिनट में आपका हो जाना चाहिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में अपने इंटरव्यू के पहले कॉन्ट्रेक्चुअल वाले के अपना इंट्रोडक्शन देके अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग करके देखा, तो 45 सेकेंड, 50 सेकेंड, 55 सेकेंड ऐसे जाता था। तो सबसे पहले जैसे ही आप जाएंगे इंटरव्यू में, तो भी मैम आपको आगे फ्रंट पे दिखी या फ्रंट पे सर दिखे, तो अगर मैम दिखती हैं तो मे आई कम इन मैम, सर दिखते हैं तो मे आई कम इन सर। फिर उसके बाद ऑब्वियस सी बात है वो बुलाएंगे और आपको हल्की स्माइल के साथ सबसे पहले उनको ग्रीट करना है, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। इस बात का ध्यान रखेंगे कि एकदम घर पे तो हम हमेशा गुड मॉर्निंग से ही इंट्रो तैयार करते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर 12, 1, 2, 3, 4 भी बज जाते हैं, तो अगर ऐसा हो जाता है तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि अब हमें गुड मॉर्निंग चेंज करके गुड आफ्टरनून बोलना है। ऐसा नहीं कि प्रेशर में आके आप गए और गुड मॉर्निंग बोल दी, या हेलो मैम, हेलो सर भी कह सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा वियर्ड हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो आप गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर बोल सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही आप एंट्री लेते हैं, आपके चेहरे पे स्माइल उस टाइम, ग्रीट करते टाइम स्माइल ज़रूर होनी चाहिए। वो स्माइल ये दिखाता है कि आपको उनसे मिल के अच्छा लगा। जैसे हम किसी से मिलते हैं, ग्रीट करते हैं, अपना अपना द वे ऑफ ग्रीट अलग होता है। वहाँ पे गुड मॉर्निंग बोलना है, अपने दोस्तों में मिलते हैं हेलो, तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो स्माइल ये प्रेजेंट करती है कि हाँ, हमें खुशी हुई आपसे मिलके, अच्छा लगा आपसे मिलके। तो सेम एज इट इज़ वहाँ इंटरव्यूअर के सामने हमें यही दिखाना है कि हमें अच्छा लगा उनसे मिलके। तो आप स्माइल करोगे तो सामने से भी वो भी स्माइल ज़रूर पास करते हैं। ऐसा नहीं, हाँ, एक आध मेंबर ऐसे होते हैं जो एनालिसिस करने के लिए कि आप प्रेशर कैसे हैंडल करोगे, वो खुद बहुत न्यूट्रल मोड में रहते हैं। आप जब डेमो टीचिंग भी करोगे तो बहुत मुश्किल से ही वो स्माइल करते हैं। तो लेकिन फिर भी आपको अपना काम ऑनेस्टी के साथ करना है। स्माइल के साथ आप एंट्री लिए, आपने ग्रीट किया, फिर तुरंत जाके बैठ नहीं जाना आपको। और आप चेयर के बगल में खड़े रहें अपनी फ़ाइल लेके। उसके बाद वो तुरंत कहते हैं आप बैठ जाइए। अगर वो नहीं कहते हैं तो पूछिए मे आई सिट मैम, तो फिर आप बैठिए वहाँ चेयर पे। उसके बाद कोशिश करें कि आपके चेहरे पे तब भी स्माइल कंटिन्यू बनी रहे। फिर वो जस्ट उनका फर्स्ट क्वेश्चन, वैसे कॉन्ट्रेक्चुअल में हर जगह इतना टाइम नहीं था, तो हर जगह उन्होंने इंट्रो नहीं पूछा। फिर भी मैंने 4 जगह दिया था, तो वहाँ से मुझसे सिर्फ एक जगह ऐसा था जहाँ पे इंट्रो नहीं पूछा गया, बाकी हर जगह इंट्रो पूछा गया। अच्छा, इंट्रो में जो कॉन्ट्रेक्चुअल का इंट्रो होता है वो तो सिर्फ इंट्रो पूछते हैं। बाकी उनके बायोडाटा फॉर्म में आपको कोई ऐसी हॉबी वगैरह का कॉलम उतना नहीं रहता है, लेकिन जो परमानेंट का होगा उसमें हॉबीज़ के और कुछ तो एक पूरा सेंटेंस, 2-4 सेंटेंसेस, 2-4 लाइन के आपको अपने से लिखना रहेगा वहाँ पे। मतलब आप जो भी वॉट एवर यू वांट, या तो आप अपनी हॉबी से लिख सकते हो, या आप टीचिंग में टीचिंग एग्ज़ाम के लिए या टीचर बनने के लिए आप में क्या क्वालिटीज़ है वो आप लिख सकते हो, या ये जॉब आपको क्यों मिलनी चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जो भी आपको सही लगे कि हाँ, मतलब उधर से क्रॉस क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से जवाब दे लोगे, आप उसमें वो लिखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपसे कहेंगे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो आपको तुरंत अपना नाम बताना है। जैसे मेरा नाम दीक्षा सिंह है, तो माय नेम इज़ दीक्षा सिंह। माई सेल्फ यूज़ करने से बचें, वो थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो जाता है, तो माई सेल्फ यूज़ करने से बचें। और इतना मुझे नहीं लगता कि माई सेल्फ ज़रूरी ही है, बिना माई सेल्फ के आपका इंट्रोडक्शन पूरा नहीं हो सकता। या तो ये कह सकते हैं आई एम दीक्षा सिंह, या माई नेम इज़ दीक्षा सिंह। फिर आफ्टर दैट आपको बताना है कि आई एम फ्रॉम, अपना एड्रेस, जो भी वॉट एवर योर एड्रेस, लखनऊ, मुंबई, वाराणसी, दिल्ली, जो भी हो, तो आपको अपना एड्रेस बताना है। एड्रेस कोशिश करें कि जैसे मैं यूपी से हूँ, तो अगर मुझे बताना हुआ तो कि आई बिलोंग्स टू
लखनऊ यूपी, आई बिलोंग्स टू वाराणसी यूपी, आई बिलोंग्स टू प्रयागराज यूपी। तो क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है तो हो सकता है हमारा इंटरव्यू अगर दिल्ली में हुआ तो वहाँ पे हमें यूपी भी बताना होगा, ये ध्यान रहे। साथ ही साथ जैसे ही हम अपने जिस भी एड्रेस का नाम, जैसे लखनऊ का लेते हैं, लखनऊ से काफ़ी कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें जुड़ी हुई हैं। लखनऊ में काफ़ी कुछ ऐसा है जहाँ पे मतलब जो टूरिस्ट प्लेस है, जैसे जो आगरा से हैं तो वो ताजमहल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ ले। लखनऊ में जो है तो लखनऊ में जो भी फेमस चीज़ें हैं, अच्छा टूरिस्ट प्लेसेस भी पढ़ लेना है, और कुछ भगवान का कोई मंदिर है फेमस, कोई होलिस्टिक प्लेस, तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार देख लेनी है। कि वैसे भी आप गूगल पे डालोगे ना अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में कि क्या यहाँ पे फेमस चीज़ है, या कोई ब्रिज हुआ, कोई ऐसी बिल्डिंग हुई, कोई ऐसे किला टाइप कुछ हुआ, तो वो अक्सर हर डिस्ट्रिक्ट में होता ही होता है, कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। या जैसे कहीं कहीं पे किसी पुराने जो भी मुगल्स थे उनका उनका टॉम बना हुआ है, उनका मॉस्क्यू बना हुआ है, कुछ टॉम बना हुआ है, कुछ स्पेसिफिक मॉस्क्यू कहीं पे बने हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको एक जगह नोट डाउन कर लेना है, बताना नहीं है, आप सीधे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएंगे। माई सेल्फ, आफ्टर दैट माई सेल्फ नहीं, माई नेम इज़, आफ्टर दैट आई एम फ्रॉम दिस। फिर उसके बाद आपको क्वालिफ़िकेशंस बतानी है। आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम, आपको स्कूल का नाम बताना हो, कुछ स्पेशल हो तो आप बताइए। जैसे कुछ लोग केवी से ही पढ़े होंगे तो वो आप बताइए कि माई स्कूलिंग, आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय, जो भी एड्रेस हो वो। उसके बाद आपको अपने ग्रेजुएशन का बताना है, उसके बाद आपको अपने डीएलएड का बताना है, फिर सीटेट का बताना है। अच्छा कुछ लोग का क्या होता है, जिन सब्जेक्ट में उनके मार्क्स अच्छे हैं, जिन सब्जेक्ट नहीं मतलब जिस भी क्लास में, तो वो उसके मार्क्स भी बताते हैं। अगर सब में अच्छे हो, आपको लगता है बहुत टाइम नहीं जा रहा है, तब आप मार्क्स बताइए। लेकिन अगर आपको लगता है किसी एक में अच्छा, जैसे कि किसी किसी का क्या है, स्कूलिंग वगैरह अच्छी नहीं है, मतलब उसके मार्क्स अच्छे नहीं है, डीएलएड में मोस्टली लोगों के मार्क्स अच्छे ही आ जाते हैं, और सपोज दैट सीटेट में उनके 120 के अराउंड हैं, तो फिर वो सोचते हैं कि हम बताएं, तो वहाँ पे ऑलरेडी लिखा होता है, अगर उनको ध्यान देना होगा तो वो दे देंगे। अगर आप मार्क्स बताते हैं तो सारे बताएं, नहीं तो ना बताएं। फिर स्कूलिंग बता लिया, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद डीएलएड। अच्छा कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में क्या है कि 12th के बाद ही वहाँ पे डीएलएड होता है, उसके बाद ग्रेजुएशन लोग करते हैं, तो वो ग्रेजुएशन आप परसुइंग में बता दीजिए कि आई एम परसुइंग दिस। लेकिन बताने से पहले ये सोच लेना है कि उससे क्वेश्चन जरूर होगा। फिर उसके बाद आप में जो भी क्वालिटीज़ है जो आपको स्पेशल लगता हो, क्वालिटीज़ के पहले फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अगर आपने कुछ किया है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एनसीसी और स्काउट गाइड जो भी किया है वो उसके बाद बताएंगे, ये क्वालिफिकेशंस बताने के बाद। फिर उसके बाद आप अपनी स्ट्रेंथ बताएंगे। वीकनेस बिना बोले नहीं बताना है कि खुद ही से हम लगे वीकनेस बताने। अगर आप स्ट्रेंथ बताओगे तो वो वीकनेस पूछेंगे, या स्ट्रेंथ नाम न लेते हुए कि ये मेरी स्ट्रेंथ है ये ना कहते हुए अपनी आप स्ट्रेंथ बता दो। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं माई स्ट्रेंथ इज़ आई हैव अ पेशेंस, आई एम हार्ड वर्किंग, मतलब ये मेरा स्ट्रेंथ है। तो वहाँ पे आप स्ट्रेंथ मत बोलिए कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये बोल दीजिए आई एम हार्ड वर्किंग एंड जो भी बोलना, आई एम एंथुजियास्टिक कुछ। लेकिन हाँ एक बात ज़रूर ध्यान में रहे, आप जिस भी वर्ड का नाम लेंगे उसको आप जस्टिफाई करने के लिए प्रिपेयर रहेंगे। जैसे आपने कहा कि हम हार्ड वर्किंग हैं, तो आपको अपनी रियल लाइफ से जोड़ के सोच के रखना होगा कि किस लिहाज से आप हार्ड वर्किंग हैं। आपने ऐसा क्या किया अपनी ज़िंदगी में जिससे आपको लगता है कि आप हार्ड वर्किंग हैं। ऐसा नहीं कि आपको बता देना है फिर आपको ये कहना है कि सर आप हमें जो काम कहेंगे हम कर लेंगे। तो जो भी जा रहा है वो कोई 20, कोई 22 का, कोई 23, कोई 25, कोई 26, कोई 30 का भी होगा, तो आपकी इतनी एज हो चुकी है, आपने अभी तक वो अपना हार्ड वर्किंग वाला टैलेंट कहीं नहीं दिखाया, यहीं पे आ रहे हैं आप दिखाने। तो आप बताइए कि हमने ये मतलब ऐसी ऐसी सिचुएशन थी, हमने इसको ऐसे हैंडल किया था। या कोई कोई होता है प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर में भी काम कर लेता है, तो वो भी उसका एक स्ट्रेंथ है। तो आप बताइए, उसकी एग्जांपल्स दीजिए कि हाँ एक टाइम ऐसा आया था, इतना प्रेशर्स था, उस टाइम भी मैंने चीज़ों को बहुत पेशेंटफुली अच्छे से हैंडल किया और उसको ठीक भी किया। तो आपको ये चीज़ ऐसे कहते हुए लेके जानी है। फिर वो आपकी जब वीकनेस पूछेंगे, वीकनेस ऐसी ही बतानी है, वो सुनने में तो वीकनेस हो लेकिन हो आपकी स्ट्रेंथ। जैसे टीचर के लिए आपका टॉकेटिव होना आपका स्ट्रेंथ है कि हाँ कोई भी मिल जाता है, घुल मिल जाते हो, अच्छे से बात करते हो। लेकिन वो बच्चों के लिए तो एक अच्छी बात है ना कि आप बच्चों के सामने बात करते हो, बच्चों से घुल मिल जाते हो। आपका इमोशनल होना, एक कभी कभी इमोशनल होना हमें वो मतलब लोग हमारे इमोशंस का फ़ायदा उठा लेते हैं, तो ये तो चलो हमारी कमजोरी हो गई।
लेकिन बच्चों के साथ इमोशनल होना ये अच्छी बात है। तो आप इमोशनल बता सकते हो, आप टॉकेटिव बता सकते हो, जो भी आपको सही लगे, लेकिन उसको आप जस्टिफाई कर पाओ। ये बात ज़रूर ध्यान में रहे कि आप कुछ भी बता के निकल नहीं सकते हो, आपको जस्टिफाई ज़रूर करना है। आपकी एजुकेशन कुछ हटके है, जैसे मैंने बी फार्मा किया हुआ है, बैचलर ऑफ फार्मेसी। तो मुझसे हर जगह ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपने बी फार्मा के बाद डीएलएड में आप क्यों आए। तो मैंने उसको जस्टिफाई किया और वो सेटिस्फाई भी हुए। जस्टिफाई सिर्फ ऐसे नहीं कि खुद ही कह के खुद ही सुन लेना है, उनको सेटिस्फैक्शन मिलना ज़रूरी है कि हाँ आपने कहा, तो उनको बिलीव हुआ कि हाँ ये एक जेन्युइन रीज़न हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि हम गवर्नमेंट जॉब के लिए, हम सिक्योरिटी के लिए हम ये तैयारी कर रहे थे, या हमने बीटेक किया फिर हमने सिविल सर्विसेज की तैयारी हम कर रहे थे, फिर सिक्योरिटी के लिए हम चले आए। मतलब ठीक है, इंटरव्यू में कोशिश करें आप ऑनेस्टी के साथ जवाब दें, लेकिन थोड़ा सा आपको लगे कि नहीं हमारे पास ऑनेस्टी से जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं, या हमारी ऑनेस्टी से जवाब शायद उनको पसंद ही ना आए, या हम अपने नंबर लूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं और करना भी चाहिए। जैसे मैंने मुझसे पूछे कि आपने फार्मेसी के बाद आप टीचिंग में क्यों आई, तो एट दैट टाइम मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि मैं क्यों आ रही हूँ इसमें। उस टाइम कुछ अलग ही रीज़न था, तो सब कुछ सबके सामने हम अपनी बात नहीं रख सकते हैं। तो हमने वहाँ पे बोला कि हम उसके बाद जो मेरा 1 ईयर का गैप है, एक्चुअली फार्मेसी के बाद मेरा 1 ईयर का गैप है, तो मुझे लगा गैप के बारे में भी अभी क्वेश्चन आएगा, उससे पहले ही हम गैप की भी बात कर लें। तो हमने कहा जो मेरा गैप था उस टाइम में मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, कुछ दिनों के लिए पढ़ाया, क्योंकि अभी हम कहते थे बहुत टाइम से ट्यूशन पढ़ाया, तो सच में मैंने जब ट्यूशन पढ़ाया नहीं बहुत टाइम से, तो फिर अगर वो उससे क्वेश्चन करेंगे तो जाहिर सी बात है हम कुछ ना कुछ फर्स्ट जरूर रहेंगे। तो मैंने बोला मैंने बहुत थोड़े ड्यूरेशन के लिए पढ़ाया और मुझे लगा मैं बच्चों से जल्दी कनेक्ट हो पाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मैं खुश रहती हूँ उनके साथ। तो फिर एट दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि मुझे ऐसा ही प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए जिसमें मैं कंफर्ट रहूँ, जिसमें मैं अपना 100% दे पाऊँ। तो मुझे लगा कि ये बच्चों के साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर पा रही हूँ, वो अपनी बातें हमारे सामने रख पा रहे हैं, क्योंकि किसी की प्रॉब्लम हम तभी दूर कर पाएंगे जब वो अपनी बात हमारे सामने रख पाएंगे। तो मैं खुद में मैंने ये चीज़ एनालाइज़ किया कि मेरे में ये एक अच्छी क्वालिटी है। तो बोले ठीक है, वो उनके चेहरे से लग रहा था कि सेटिस्फाई है। ठीक है, फिर आप अच्छा क्रॉस क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहें, जो भी कहें उसके लिए क्रॉस क्वेश्चन के लिए रेडी रहें। सीरियल वाइज देखा जाए तो आपको अपना नाम, आपको अपना एड्रेस, फिर आपकी स्कूलिंग, फिर ग्रेजुएशन, फिर डीएलएड, फिर सीटेट। ठीक है, फिर आपने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की है वो बताना है। फिर आपकी जो स्ट्रेंथ हो, स्ट्रेंथ का नाम ना लेते हुए कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ है, वो बताएं। उसके बाद थैंक यू और दैट्स ऑल अबाउट मी कह के आप चुप हो जाए। फिर वो खुद सामने से क्वेश्चन करेंगे। हाँ, कोई स्पेशल चीज़ हो जो आपने की हो और आपको लगता है कि उससे क्वेश्चन आपसे होना चाहिए और उससे क्वेश्चन करेंगे तो आप उसका बहुत अच्छा जवाब देंगे, उनको इम्प्रेस कर लेंगे, तो वो चीज़ ज़रूर इंक्लूड करिए और उसका जवाब भी दीजिए। और अब आती है बात लैंग्वेज की, तो किस लैंग्वेज में इंट्रोडक्शन दी। मुझसे कई लोग ऐसे मिली कि मैं हिंदी में ही कंफर्ट हूँ, मैं हिंदी में ही दूँगी। तो डे 1 पे जो मेरा इंटरव्यू था कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर का एएमसी में, लखनऊ एएमसी, वहाँ पे मुझसे उन्होंने एकदम क्लियर वर्ड में बोला था, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश। हालांकि मैं इंग्लिश में ही प्रिपेयर करके गई थी और इंग्लिश में ही इंट्रोडक्शन तो एटलीस्ट इंग्लिश में प्रिपेयर करके जाएँ, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ, इतना अच्छे से कि उनको यकीन हो जाए कि आप इंग्लिश में अच्छे हैं। आपका इंट्रोडक्शन ही बता दे, वो आपसे फिर आगे ना एक्सपेक्ट करें। जैसे आपकी सपोज दैट कम्युनिकेशन वाली इंग्लिश थोड़ी सी वीक होती है लोगों की, खास करके नॉर्दर्न एरिया की, मतलब यूपी बिहार ये सब की। तो हमें बहुत प्रॉपर इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इंट्रोडक्शन में ही उन्हें बिलीव करा देना है कि हाँ हमारी इंग्लिश ठीक ठाक है, हम बच्चों के साथ बाइलिंगुअल चल लेंगे, मतलब कोई जो भी बुक इंग्लिश लैंग्वेज में होगी हम उसको समझ लेंगे, बच्चों को समझा लेंगे। इतनी कैपेबिलिटीज़ तो आप इंट्रोडक्शन के थ्रू ही उनको बता दीजिए। फिर इंट्रोडक्शन से जो क्रॉस क्वेश्चन हो, जैसे जो जिसमें थोड़ा बहुत बोलना हो कि हाँ ये चीज़ है, तो वो आप इंग्लिश में तैयार कर लीजिए। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो, जो पहले से पता हो, जैसे किसी ने बीटेक कर रखा हो उसके बाद उन्होंने डीएलएड किया हो, किसी का कुछ अजीबोगरीब बहुत ज़्यादा गैप रहा हो, तो वो तो पहले से ही तैयार कर लें, वो तो फिक्स है, उनसे क्वेश्चन होना ही होना है। और कोशिश करें इंग्लिश में तैयार कर लें, क्योंकि वहाँ पे नहीं बनाना है। अभी से आप तैयार कर लेंगे तो बना सकते हैं कि हाँ ठीक है, मतलब याद कर लेते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन आपने तैयार किया वैसे वो जवाब भी तैयार कर लेंगे। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि मतलब अनएक्सपेक्टेड वहीं पे पूछ लिया, कुछ डिस्कशन जैसा कुछ हो गया, सब्जेक्टिव है, तो वो भी कोशिश करिए, अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा तो इंग्लिश में जवाब दे लेंगे। लेकिन अगर कोई जनरल डिस्कशन है तो तब वो आप हिंदी में उनसे जनरल डिस्कशन, जानते हैं जब इंटरव्यू बहुत अच्छा जाने लगता है
तो होता क्या है, वो फिर इंटरव्यू से वो धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन में चेंज हो जाता है। फिर कब आप दोनों लोग मतलब पैनल और आप कब घुल मिल के बात करने लगेंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। तो उस टाइम आप हिंदी में बोल रहे हैं, वो भी हिंदी में बोल रहे हैं, कोशिश ये करिए अगर वो हिंदी में क्वेश्चन पूछते हैं तो आप हिंदी में जवाब दीजिए, इंग्लिश में पूछते हैं तो आप इंग्लिश में ही जवाब दीजिए। तो कुछ क्वेश्चन जो पहले से प्री डिसाइडेड है कि हाँ मुझसे पूछा ही जा सकता है, उसको तो इंग्लिश में ही तैयार करके जाएं। और मुझे लगता है इंटरव्यू के बारे में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। फिर भी अगर कुछ रह जाता है, कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और ड्रेसिंग सेंस पे नेक्स्ट वीडियो हम लेके ज़रूर आएंगे कि हाँ आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, क्योंकि मैंने इंटरव्यू में ऑब्जर्व किया बहुतों के ड्रेसिंग सेंस मतलब वो कुछ भी, मुझे लग रहा था वार्डरोब खोला उन्होंने और पहन के चले आए। ऐसा नहीं करना है। मैं ड्रेसिंग सेंस के भी नंबर मिलते हैं। एक मेरी फ्रेंड भी थी वहाँ पे, तो उनका क्या सीन था, वो इंटरव्यू उनका बहुत अच्छा गया, फिर भी उनकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई जितनी अच्छी आनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने ड्रेसअप बहुत नॉर्मल किया था। नॉर्मल कुर्ती लेगीज जैसे हम घर में पहनते हैं, नॉर्मल दुपट्टा, तो उसके लिए एक फॉर्मल दुपट्टा, फॉर्मल ड्रेस, अगर आप सूट पहनते हो तो कॉलर वाले सूट, उसको प्रॉपर आप कहीं पे गूगल करके देख लीजिए इंटरव्यू के लिए कैसे ड्रेसअप होते हैं, फिर सिलाई वाले को वैसे दे के सिलवा लीजिए। अगर मार्केट में मिल जाता है तो ठीक है। तो एक ड्रेसअप पे हम पूरा वीडियोज़ लेके आएंगे। अभी फ़िलहाल मुझे लगता है इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। And best of luck for the interview. Thank you.